समय बीतने के साथ साथ सरकार के नियत में चेंज आया। उन्होंने बोला कि हम बताएंगे कि परिवार में चोरी होना है। तो उन्होंने बोला 1980 में आके 72 में कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो माता पिता उन्हें पेंशन मिलेगी, जो उनकी अनमैरिड डॉटर अविवाहित पुत्रियां हैं उन्हें पेंशन मिलेगी, या जो उनकी वाइफ है धर्मपत्नी है उन्हें पेंशन मिलेगी। कानूनी सवाल ये उठता है कि पहले तो ये बताइए कि 1972 और 80 में आकर, मैं आज की तो बात नहीं कर रहा हूँ 2022 की, हम बात कर रहे हैं जब स्कीम बनी थी, आप कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के माता पिता जीवित थे जिनको सरकार लाभ पहुंचाना चाहती है। दूसरा, ये स्कीम इस तरीके से नहीं है कि आपको कोई सरकार गरीबों में राशन बांट रही है वो कर रही है। सरकार का जो ऑब्जेक्टिव था, जो पर्पस था, जो उद्देश्य था इस स्कीम को बनाने के पीछे, वो था कि हम सम्मान करना चाहते हैं। इट इज अ ऑनर या टोकन, हम एक टोकन के स्वरूप में हमारे देश को आजाद कराने, इस देश को यहां तक पहुंचाने में जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आगे बढ़कर तथा उनके उस योगदान के कारण उनके परिवारजनों को जो तकलीफ महसूस हुई, जो एजुकेशन से वंचित रहे, जो प्रॉपर्टीज आप लोगों की उस टाइम अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली क्योंकि आप भारत के लिए लड़ रहे थे, इस कारण से सम्मान उनका बनता है। ऑब्जेक्टिव ये था। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो यह है कि वो माता पिता जीवित नहीं। अब अगले सवाल पे आते हैं। उन्होंने बोला कि हम कानूनी वारिसान जो है उनको ही सम्मान देंगे। तो कानूनी वारिस कौन है, ये कहां पता चलेगा? तो बोले किसी भी कानून में आप जान लीजिए, वो क्लास बना है कि कौन कानून, तो जितना एक पुत्री कानूनी वारिसान है उतना ही एक पुत्र कानूनी वारिस है। ये घोषणा करता हूँ मोदी के साथ है कि महाराष्ट्र के राजपड़ा इलाके की जिनको हम संगठन में दूसरे देश के मैं सभी संगठन के जितने हमारे साथी पदाधिकारी आए हैं उनसे इसकी स्वीकृति करूँगा। वो भी सही स्वीकृति या आपल्याला असे जुमलो आम्ही या पुस्तकाच्या माध्यमातून सुद्धा वाचायला मिळतील। से बहुत कुछ मांग के देख लिया, बहुत बार हम लोगों के पास गए, लेकिन इनसे हमें कोई ना खाली आश्वासन मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। तभी हमने माननीय न्यायालय की तरफ मुख किया और वहां से हम जो कुछ परिणाम मिल रहे हैं वो आपके समक्ष रखे जा चुके हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो प्रांत की समस्याएं हैं वो कुछ प्रांतीय संगठन अगर मजबूत नहीं होंगे तो वो समस्याएं हल कभी भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो आज तक सरकारों ने जितने भी कुछ नियम बनाए हैं, जैसे संगा जी ने बोला कि हमें बांट रखा है उन्होंने, तो इन्होंने कुछ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल रखे हैं। तो वो संगठन, हम हर घर में दुकान खोल के बैठे हुए हैं, अलग अलग संगठन बना के बैठे हुए हैं। जब तक उनको बंद करके हम एक संगठन के रूप में उपस्थित नहीं होंगे और सरकार को हम अपना एकता नहीं दिखाएंगे, तब तक वो कभी नहीं पूरी होंगी। चाहे यही हमारा इसमें केंद्रीय में बात हुआ था संगठन में, हमने कहा, लोगों ने हमारे ऊपर बड़ी कीचड़ उछाली, ये अब भी उछाल रहे हैं कि ये होगा वो होगा। हमने कहा हम परवाह ना करते हुए हम लोगों ने इस केस को आगे बढ़ाया और हमें सफलता
सत्ता मिली और मैं ये आश्वासन देता हूं और पूर्ण मेरे को विश्वास है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे। हम अपनी जो हमारी उचित मांगे हैं, नाजायज मांगे भी नहीं मांग रहे, उचित मांगे हैं वो मांग रहे हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमें प्राप्त होंगी। और मुझे संगठन में को मजबूत करने के लिए आज यहाँ आपके महाराष्ट्र के प्रांत के लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि एक आदमी कभी भी किसी लड़ाई को नहीं लड़ पाएगा। ये अभी भाई साहब ने बोला कि ये दूसरा संग्राम है, ये सपना संग्राम एक किस्म से दूसरा है। वो अंग्रेज गोरी सरकार थी, ये काली सरकार है, हमारे काले द्रोणों की सरकार। समझे? इनसे अब ये हमने देख लिया कि मांगने से नहीं देंगे, इनसे छीनना ही पड़ेगा। वो बात उन्होंने पहले कह दी है, मैं उन बातों को ना दोबारा रिपीट करूं। इन सभी चीजों को मैं आपके सामने कहते हुए ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि सभी बातें आपके समक्ष आ चुकी हैं और समय समय पर केस के बारे में जो जो उपलब्धियां प्राप्त होंगी हम आपको सूचनाएं उचित माध्यम हमारे माधवराव देशमुख जी हैं और हमने अभी आपके इनको अपने यशवंत राव जी को भी अपने संगठन का दूसरा अध्यक्ष अपने महाराष्ट्र प्रांत का ही बना दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा है। हमने उत्तर प्रदेश में भी यही किया है, वहां भी 2 कर लिए हैं और यहाँ भी 2 किए हैं। मध्य प्रदेश में भी अब इसी तरह का, क्योंकि स्टेट में काम करने के लिए अलग अलग आदमी चाहिए, तभी किसी जगह मजबूती आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यशवंत राव चौहान जी का, यशवंत राव यादव जी का और उनके गांव वासियों का, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन करके बिना किसी खर्चा दूसरी से लिए हुए अकेले ये इतना बड़ा हम लोगों का स्वागत किया है, मैं उसका आभार उनसे व्यक्त किस शब्दों में करूं, वो शब्द मेरे पास नहीं है। मैं इतना ही कह पाऊंगा, बहुत बहुत आभारी हूं मैं उनका और यहाँ के प्रशासन का भी मैं, और जो मीडिया है उसका भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमें पूर्ण रूप से सहयोग दिया। और मैं आशा करता हूं कि मीडिया भी एक तीसरा स्तंभ होता है। मीडिया अगर हमारी बातों को क्यों, ये आज की सरकार जो क्यों चल रही है ज्यादा, उस पर मैं ज्यादा, क्योंकि हमारा संगठन राजनीतिक नहीं है, इसलिए मैं राजनीतिक की बात करना भी नहीं चाहूंगा। ये गैर राजनीतिक संगठन है, सभी राजनीतिक पार्टियों के इसमें लोग शामिल हैं, लेकिन मंच पर आकर किसी पार्टी से कोई बात नहीं करेगा और ना ही ये हम लोगों ने पूर्ण रूप से विराम लगाया हुआ है उस बात पर। इसलिए हम उनको मीडिया से भी, ये आज की सरकार जो है पूरी तरह उनको खरीद रखा है उन्होंने और उसी को बदौलत ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन हम मीडिया से उम्मीद करते हैं कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम आप लोगों को कुछ दे पाए, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर ही सहयोग चाहते हैं। हम मीडिया का पूर्ण धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि इस संगठन को अपने देश को लोक न्यायालय में रखने का मौका मिला है। पहली बार हमें खुशी है कि इस संगठन को हमारे एडवोकेट्स का जो बहुत ही अनुभवी एडवोकेट्स का हमको साथ मिला है। मैं ऐसा समझता हूँ जो केस उन्होंने आपके सामने रखा है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, क्योंकि हम तो मनुष्य अधिकार के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए कर रहे हैं, जिसमें बात निकल कर यही आती है। अगर हम अपने देश में अंग्रेजों को निकाल सकते हैं तो हमें अपने अधिकारों को भी लेने के लिए ये काले अंग्रेजों को इस देश से निकालना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। दावेकर साहब ने और यहाँ के और भाइयों ने मराठवाड़ा के जो स्वतंत्रता सैनिक हैं, यहाँ स्वतंत्रता सैनिकों की समस्याओं का जो जिक्र किया है, ये जिक्र अलग अलग स्टेटों का अलग अलग इसलिए है कि हमको उन्होंने स्टेटों में बांटकर हमको धर्म और मजहब के लड़ाई से अलग हटकर अपने आप में लड़ने के लिए मौका दे दिया है। हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हमको जाने का मौका मिला है और सुप्रीम कोर्ट के हम आभारी हैं कि उन्होंने कम से कम हमको जो जब भी सुना है, उन्होंने इस जो राजनीति जो चल रही है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से
निंदा करते हुए उन्होंने हमको मौका दिया है। तो ये जो झगड़ा है, अगर हिंदुस्तान की सरकार ये मान ले कि 1,74,000 जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनका ये मनुष्य अधिकार बनता है और उन्होंने हमको बोला है कि इनका सम्मान पेंशन इनको योजना दी जानी चाहिए, इनका मान होना चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? तो जब ये हो जाएगा तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हम लोग एक नेशन के स्वतंत्रता सैनिक कहलाएंगे। आज मराठवाड़ा के अलग कहलाते हैं, पंजाब के अलग कहलाते हैं, उत्तराखंड वाले अलग कहलाते हैं, और वो हमको वोटों के लिए, कमाल की बात है कि उत्तराखंड में उन्होंने आगे जो है कुटुंब योजना शुरू कर दी, उसके लिए कुछ किया, अभी आधे अधूरी वो लटक रही है। मराठवाड़ा मुक्ति का जो मैंने आपका केशवराव जी ढोलगे जो है, उन्होंने बहुत काम किया है। मैंने उनके साथ में यहाँ शोध कार्य में मैं बहुत 25 साल मेरे को मौका मिला है आपके साथ में काम करने का, कि मराठवाड़ा मराठा बरादरी भाईचारा और जो पंजाब का है, इनकी इतनी बड़ी सांस्कृतिक साझ है कि कमाल है कि गुरु साहब का अंतिम स्थान नंदेड़ में है और नामदेव जी का अंतिम स्थान पंजाब में है। क्या कमाल की बात है। और भाषा के आधार पे, मेरे पास समय नहीं है, भाषा के आधार पे एक ही बात कहूंगा 1 सेकंड में, कि भाषा के आधार के ऊपर अगर आपने किसी ने शोध कार्य किया है तो मेरे को मौका मिला है। मैंने मराठवाड़ा और पंजाब सांस्कृतिक साझ के ऊपर एक किताब लिख दी है। उसमें भाषा में 40% की हिस्सेदारी है आपके शब्दों की। हम पांडु जो विठल जी को हम अच्छी तरह समझते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी में विठल का नाम ऐसे नहीं आता है, और इसलिए हम यहाँ की भाषा को समझते हैं, आप हमारी भाषा को समझते हैं। आप बोलते हैं वर्ण मात्रा, हम बोलते हैं वर्गे आओ, बात तो एक ही है। तो क्या कमाल है। जितनी भी मूवमेंटें छिड़ी हैं पंजाब में या मराठवाड़ा में, याद होगा आपको जो 1 लाख मराठवाड़ा अपने परिवारों के साथ में, कुटुंब के साथ में वहाँ पानीपत की लड़ाई में गया, तो उन्होंने सबके पहले दिल्ली को जीतने के लिए सिखों के साथ में समझौता किया। क्या समझौता था वो? आपकी बुक है आपके पास, डीपी पोद्दार की, आपकी नेशनल बुक में पड़ी है। इतना बड़ा हिस्टोरियन आपको मिलेगा नहीं, उसका आप 29 चैप्टर पढ़िए, उस चैप्टर पढ़िए जो आपको बताएगा कि अपनी संस्कृति, हिंदुस्तान की सांस्कृतिक साझ कैसी है। कमाल की बात है, वो आप पढ़िए। तो इतना मैं कहता हुआ, मैं एक बार ये मैं समझता हूँ कि आपकी और हमारी जो साझ है, ये एक हिंदुस्तान की साझ है और ये एक हिंदुस्तानी सांस्कृतिक साझ है। इसको पता करने के लिए अभी अपने को पहरा देना पड़ेगा कि हमने आज़ादी तो ले ली, मगर आज़ादी में हमको क्या मिला? हमारे को हमारे अधिकार नहीं मिले। जब तक स्वतंत्रता सैनिकों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे तो वो जनता को क्या दे पाएंगे? इसलिए मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ में, आप हमारे को एक आत्म शक्ति दीजिए। हम आपसे और कुछ मांगने नहीं आए। आत्मक शक्ति में सभी मतें आ जाती हैं। मैं ऐसी अपेक्षा करूंगा कि आप ये बात अच्छे ढंग से करेंगे। ह्यूमन राइट्स के लिए हमको ये झगड़ना पड़ेगा और ये एक ही संगठन है। धर्मवीर जी पालीवाल हमारे बहुत ही अच्छे नेता हैं और हमको डी पन्ना जी का बहुत बड़ा साथ मिला है। हमारे बुजुर्ग और जो है, आप देखिए कि इनका सांस कितना है कि 100 साल के हैं और ये कहाँ से अपने आप ही आते अकेले। हमको अभी तक इन्होंने कभी भी तकलीफ नहीं दी है। हम उठा के लाने के लिए तैयार है, मगर उनको आप ही हमारे को उठाने के लिए तैयार। ऐसा बड़ा नेता हमको मिलेगा नहीं। हरियाणा ने हमको बहुत कुछ दिया है। धर्मवीर जी पालीवाल ने जो कुछ ये काम किया है, मैं इसका साक्षी हूँ। मैं आप लोग हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा महाराष्ट्र का संबंध थोड़ा बहुत पुराना भी है। मेरे दोस्त महाराष्ट्र के बहुत ही, मैं उस्मान यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पढ़ रहा था। ठीक है, ये जिला भी हैदराबाद का ही भाग का शिवाजी राव पाटिल उनके
मिले, वो उनके बचपन से 1953-54 उस से जो है मेरे को एक शिवाजी महाराज का जो है मेरे को बहुत ही प्यार से लगा। और मुझे खुशी की बात है कि मैं फिर आज जो है महाराष्ट्र में आया हूँ। महाराष्ट्र का एक अपना ही अलग पहचान है। मैं अलग अलग प्रांत्य में गया हूँ, लेकिन महाराष्ट्र जो है एक भारत का एक अजीब स्वरूप है। इसका अपना जो है वजूद, इसका अपना जो स्थान है, शायद ही कोई और प्रांत में है। इसलिए मुझे खुशी है कि आज आप सब लोग जो है बहुत प्यार से हम लोगों को सबको बुलाया और इतना बड़ा समारोह खड़ा किया। लेकिन एक बात है कि थोड़ा दो चार बातें आप लोग थोड़ा याद कीजिए कि आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद आपको क्या मिली है वो आप ज़्यादा नहीं समझे। आज दुनिया में पहली मरतबा आम प्रजा जो है राज हो रहे हैं। आप सब राजा हैं, कोई आज़ाद मिले तो हम राजा बन गए तो मकान में आप आराम से सोना। विशिष्ट अतिथि श्री डी पंतपन्ना जी एवं संगठन के अध्यक्ष महोदय श्री पंतपन्ना जी, मंच पर उपस्थित हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री हीरालाल ताम्रकर जी, यहाँ के महाराष्ट्र प्रांत के स्वतंत्रता सेनानी एवं वीरांगनाएं जो उनकी मौजूद हैं, उनको मैं संबोधित करते हुए उनका आदर करते हुए एवं सभी महाराष्ट्र के उपस्थित से बहुत अच्छे मिलते हैं और अच्छे फायदे भी करते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में बड़े दुख के साथ में जाना पड़ता है लोगों भाइयों मेरे कि सब भूल जाते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त रह जाते हैं। यहाँ तक है कि थोड़ा सा भी समय संगठन के लिए वो नहीं दे पाते। दूसरे एक में आप सभी जानते हैं कि जब हम केस लड़ रहे हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव, तो घर से निकलने के बाद में एक आदमी की क्या स्थिति होती है, तो हम कुछ सोचकर भी सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरे यह सब कुछ हमें तब करना पड़ रहा है जब 70 साल से किसी भी इंदिरा जी को छोड़ करके बाकी किसी भी पीएम या शासन ने हमारे लिए नहीं सोचा, कोई सम्मान हमें नहीं मिला, क्योंकि ऐसी विडंबना रही हमारे देश में कि हमारे बुजुर्गों ने जो त्याग बलिदान और ये सब की, ये सब आप हम जानते हैं, क्योंकि उन्हीं का रक्त हमारे शरीर में दौड़ रहा है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादों ने, तो इस सारे संपूर्ण की जो आम जनता है, जो देश में निवास करती है, देश के नागरिक हैं, उनको अपना निजी परिवार समझा, जबकि अपने खून से पैदा परिवार था, उसे अपना परिवार न समझ करके उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार समझा। लेकिन ये वोटों के भिखारी, मैं कुछ कथित शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, कि आज के नेताओं को केवल एक चीज चाहिए, एक तो वोट बैंक चाहिए, वोट बैंक होगी तो कुर्सी मिलेगी और कुर्सी होगी तो पॉकेटों अपनी पॉकेट जो है वो वोटों से भर जाएगी और 3-4 पीढ़ी तक का इंतजाम। लेकिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारीजनों के लिए किसी भी शासक ने कुछ नहीं सोचा अभी तक। तो इन सब का ध्यान रखते हुए केस दायर करना पड़ा, और उस केस में तो आप जानते हैं कि जैसे केस लड़े जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। हमें सबको एकजुटता होकर के, जागरूकता ला करके हमारे जो हाईकमान राष्ट्रीय महासचिव श्री पालीवाल जी के हाथ पैर मजबूत करने चाहिए, जिससे कि वो और पूरे उत्साह से देश की पैरवी कर सकें। श्रेणीमध्ये कायम ठेवण्याच्या संदर्भामध्ये
हा विषय आहे आणि हा विषय जो समाधानकारक सांगायला हरकत नाहीये. समाधानकारक आहे जे या 8-15 दिवसामध्ये निर्णय अपेक्षित आहे. दुसरा प्रश्न असा होता, मराठवाड्यातील ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांवर गुन्हे दाखल झालेले असून त्यांना सन्मान पेन्शन चालू आहे, त्यांनी दाखल केलेल्या अर्जाच्या तारखेपासून धोरणात्मक निर्णय घेऊन एक सुट्टीपत्रक काढून त्यांना मानधनाची रक्कम मिळण्याबाबत